वेलकम टू द HealthCysio। इस वीडियो में दो टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। पहला टॉपिक है ब्लड प्रेशर और दूसरा टॉपिक है पल्स। ये दोनों टॉपिक्स दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल भी हैं, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। दौरान गर्दिश खून का वो दबाव जो शरियानों यानी आर्टरीज की दीवारों पर पड़ता है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिससे शरियानों में बहते हुए खून का जो दबाव है वो हमें मालूम करने में मदद मिलती है। अब एक बार स्लाइड में भी डेफिनेशन देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की क्या तारीफ लिखी हुई है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल। ब्लड प्रेशर असल में खून की नालियों पर पड़ने वाला एक दबाव होता है जिसे हम मालूम करते हैं। ब्लड प्रेशर में आल्सो बी डिफाइंड एज the arterial blood pressure, which is the force exerted by circulating blood on the walls of the systemic arteries। बात वही है कि दौरान गर्दिश खून का वो दबाव जो शरियानों आर्टरीज की दीवारों पर पड़ता है, यानी कि जिनको हम ब्लड वेसल्स वॉल्स बोलते हैं, उन पर पड़ता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस्मानी ब्लड प्रेशर की रीडिंग दो इदाद पर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पर बालिग और सेहतमंद फर्द का नॉर्मल और बेहतर ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अब मैंने यहाँ पर दो नंबर यूज़ किए हैं। पहला मैंने बात की है 120 और दूसरी बात की है 80 की, यानी कि दो अदद मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 120 अदद की। ये होता है पहला अदद जो कि ज़्यादा होता है। ये दिल के सिकुड़ने को जाहिर करता है, इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक बार स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में क्या लिखा है। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels which revolves at the peak of ventricular systole। जब वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं तो उनके सिकुड़ने से क्या होता है कि खून का जो दबाव है वो खून की नालियों पर पड़ता है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो कि एक नॉर्मल और सेहतमंद इंसान के अंदर तकरीबन 120 mmHg होता है। अब बात करते हैं दूसरे अदद की जो कि कम होता है। दो धड़कनों के दरमियानी वक्फा दिल के फैलने को जो है ये जाहिर करता है। दूसरा अदद, इसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है, दिस इज द मिनिमम प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels during ventricular diastole। जब वेंट्रिकल्स फैलते हैं तो उनके फैलने से जो है वो जो दबाव खून की नालियों पर पड़ता है वो यकीनन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कम होता है, और ये तकरीबन 80 mmHg होता है। ये दोनों इदाद जो हैं वो ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। बड़ा अदद जो है वो ऊपर और छोटा जो है वो नीचे लिखा जाता है। बालिग और नॉर्मल और बेहतर ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है, जो कि आपको नीचे तस्वीर के अंदर भी दिखाया गया है 100 से लेके 130 तक। इससे मुराद ये है कि अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 100 से लेके 130 के दरमियान में है तो वो जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाएगा, और अगर उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से लेके 80 तक है तो वो भी नॉर्मल जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि वो शख्स जो है वो सेहतमंद ब्लड प्रेशर रखता है। नाउ वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड क्लिनिकली विद द स्फिग्मोमैनोमीटर विच इज आइदर ऑफ मर्करी और एंड्राइड टाइप। ब्लड प्रेशर हम एक आलात की मदद से जांचते हैं जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी इकसाम के मौजूद हैं, जिनके अंदर सबसे आसान जो है वो मर्करी और एंड्राइड टाइप है। मर्करी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन एंड्राइड बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म है। इसके अंदर आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी बॉडी के साथ उसको लगा दिया जाता है और साथ ही हमें ये पता चल जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है। इसके लिए आपको किसी दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म है जो इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब ये मेजर कैसे किया जाता है ब्लड प्रेशर, वो देख लेते हैं।
एडवाइज द पेशेंट फॉर रेस्ट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। जब भी कोई इंसान ब्लड प्रेशर अपना काउंट करवाने जाता है या खुद से अगर काउंट करता है तो उसको चाहिए कि कम अज़ कम 15 से 20 मिनट तक जो है वो रेस्ट कर ले। क्यों रेस्ट कर ले? क्योंकि अगर कोई इंसान चल कर आया है या वॉक करके आया है या कोई एक्सरसाइज करके आया है या अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला है तो इन सारी सूरत हाल के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आपने मरीज़ को पहले ये हदायत देनी है कि आप आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, पानी वगैरह पी लें, तो हम फिर आपका ब्लड प्रेशर लेंगे। द पेशेंट शुड बी इन सिटिंग और लाइंग पोजीशन। अगर तो मरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा चल कर आया है तो आपने उसको कह देना है कि आप आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। इसके बाद क्या किया जाता है कि आपने उसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ा देनी है, क्योंकि आस्तीनें जो कफ होते हैं उनमें हवा भरते हुए ब्लड प्रेशर की आवाज़ सुनने में जो है काफ़ी ज़्यादा रुकावट होती है। फिर उसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर्स का जो कफ है वो कोहनी से ज़रा ऊपर बलाई बाजू पर आपने लगा देना है। ये कोहनी के मुकाम यानी कि ब्रेकियल शरियान पर जो है वो लगाया जाता है। कफ लगाने के बाद बाजू को दिल के लेवल के बराबर रखना है। अपना हाथ इसके बाजू के नीचे रख कर सहारा ऊपर देना है और इसे कहना है कि बाजू को बिल्कुल जो है वो आप रिलैक्स कर दें, बिल्कुल ढीला कर दें। उसके बाद किया जाता है कि आपने सारा स्फिग्मोमैनोमीटर का अपरेटस जो है वो उस पेशेंट के साथ लगाना है और फिर उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है। देयर आर टू मेथड्स फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर, पाल्पेटरी मेथड एंड ऑस्कुलेटरी मेथड। दो तरह के मेथड जो है वो ब्लड प्रेशर के मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला मेथड है पाल्पेटरी मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं कि आपने स्फिग्मोमैनोमीटर लगाना ही लगाना है। इसके साथ आप जो है वो उसको अपनी दूसरा पर्सन जो होता है अपनी उंगलियों की मदद से उसको पाल्पेट करता है, यानी कि उसके हाथ के ऊपर रख के उसकी नब्ज के जरिए जो है उसका ब्लड प्रेशर काउंट कर लेता है। और दूसरा मेथड होता है ऑस्कुलेटरी मेथड। इस मेथड के अंदर जो है वो प्रॉपर किस्म का जो है वो आलात जो है वो यूज़ किए जाते हैं, कानों के साथ भी लगाया जाता है, पेशेंट के साथ तो लगाना ही लगाना है। तो इस दौरान जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलेटरी मेथड। तो यहाँ पर सिर्फ और आपको याद रखने की ये ज़रूरत है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है, किस आले से की जाती है, और अगर कोई मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहता है तो आपने उसको क्या हदायत देनी है और कितने मेथड्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। दो मेथड्स यूज़ होते हैं, पाल्पेटरी मेथड भी जो एक्सपर्ट लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और दूसरा मेथड होता है ऑस्कुलेटरी मेथड। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ ब्लड, मुख्तलिफ हालतों में खून में क्या तब्दीलियां देखने में आती हैं। पहला पॉइंट है डाययूरिनल वेरिएशन। क्या दिन के 24 घंटों में ब्लड प्रेशर के अंदर कोई तब्दीली रूनमा होती है या नहीं। ब्लड प्रेशर इज़ लोएस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। ब्लड प्रेशर सुबह के टाइम काफ़ी कम होता है लेकिन दोपहर के टाइम ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है। सेकेंड इज़ एज। क्या उम्र का असर होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर या नहीं। क्या उम्र के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है या नहीं। तो इसका आंसर है ब्लड प्रेशर राइजेस विद एज। ब्लड प्रेशर उम्र के साथ साथ ही बढ़ता है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट डिफरेंट एजेस आर। अब हम कुछ मुख्तलिफ उम्रों के हिसाब से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी कहा जाता है 6 माह से लेके 2 साल तक के बच्चे को। इसका ब्लड प्रेशर 80 से लेके 90 तक होता है। ये बात हो रही है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है ऊपर वाला पहले अदद की, जो कि है 80 से 90 तक इन्फेंसी के अंदर पाया जाता है। सेकेंड इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कहते हैं 2 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चों को, और इनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है 90 से लेकर 110 तक। थर्ड इज द एडल्ट। एडल्ट एज कहा जाता है 12 से लेके 16 साल तक की उम्र के बच्चों में, और इनका ब्लड प्रेशर होता है 110 से लेकर 120 तक। नेक्स्ट इज द एल्डरली। एल्डरली कहते हैं 16 साल से लेके 40 साल तक की उम्र के लोगों को, और इनका ब्लड प्रेशर होता है 140 से लेकर 150 तक। तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। Third point is sex. Before the occurrence of menopause in females, both the systolic and diastolic blood pressure are slightly lower than males. पहले समझने की कोशिश करें व्हाट इज़ द मेनोपॉज। मेनोपॉज को उर्दू में संयास भी कहते हैं।
ये औरतों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, यानी कि जो माहवारी होती है वो रुक जाती है, और ये अमूमन जो है वो 45 साल की उम्र, यानी कि जो 45 साल की ख़वातीन होती हैं उनमें ये मसला पाया जाता है। तो यहाँ पर वो असल में ये बताना चाह रहा है कि ऐसी औरतें जिनके मेनोपॉज शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है, यानी कि उनकी जो रेगुलर माहवारी चल रही होती है, उस दौरान उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपैरेटिव टू द मेल्स। लेकिन आफ्टर द मेनोपॉज ब्लड प्रेशर मे बी स्लाइटली हायर देन मेल्स ऑफ द सेम एज। लेकिन जैसे ही उन औरतों को मेनोपॉज का मसला शुरू हो जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज द बॉडी बिल्ड। ओबीज पर्सन्स टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर। ऐसे लोग जो कि मोटापा रखते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ द स्लीप। क्या सोने से या ज़्यादा देर जागने से ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई असर होता है या नहीं? तो इसका आंसर देखते हैं। इन रेस्टिंग कंडीशन एज इन स्लीप ब्लड प्रेशर इज़ डिक्रीज। जब हम आराम की हालत में होते हैं, यानी कि जब सो रहे होते हैं, तो उस वक़्त इंसानी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद पूरी ना करें और बिला वजह जो है वो जागते रहना, तो उससे जो है वो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रेज अप कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आराम जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हो रहे होते हैं या स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सिक्स पॉइंट इज एक्सरसाइज, वर्जिश। लाइट एक्सरसाइज such as walking increases the systolic blood pressure but decreases the diastolic blood pressure। हल्की फुल्की वर्जिश सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं, लेकिन वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर देती हैं। अब यहाँ पर हल्की फुल्की वर्जिश से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर घर का काम करना या चल फिर कर थोड़ा सा बाहर जाना, या इससे ये भी मुराद है कि आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश शुरू की है, हल्की हल्की जो है वो वॉक कर रहे हैं, यानी कि पैदल चल रहे हैं। तो इन दौरान क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इन सीवियर एक्सरसाइज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मे राइज अप टू 180। लेकिन जो हाई किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, मिसाल के तौर पर तेज़ तेज़ भागना, तेज़ तेज़ दौड़ना, या फिर किसी मशीन की मदद से अपने बॉडी को जो है वो किसी वर्जिश की हालत में लेकर आना, इस दौरान ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन जो है वो 180 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पोस्चर, जिसको तर्ज जिस्म बोलते हैं। स्टैंडिंग काजेज एन इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर पोस्चर से ये मुराद है कि अगर आप खड़े हैं और काफ़ी देर तक खड़े हैं बगैर किसी वजह के, या फिर दूसरी तरफ ये है कि आप एक जगह पर बैठे हैं और उस वक़्त भी आप कोई हरकत नहीं कर रहे और एक ही जगह पर आप मुसलसल बैठे हुए हैं, तो इस दौरान आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर पोस्चर से ये मुराद है कि इंसानी बॉडी को एक पोस्चर के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसी पोस्चर के अंदर रहेगा तो उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्लियर हो रहा है कि इंसानी बॉडी को अपने बॉडी को हर वक्त जो है वो हरकत में रखना चाहिए, ताकि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहें। एट्थ पॉइंट इज़ द एक्साइटमेंट और इमोशन। खुशी के वक़्त और जज्बात के वक़्त क्या ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? ये दोनों कंडीशंस इंक्रीज़ कर देती हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। लास्ट पॉइंट इज़ आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। खाना खाने के बाद क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नहीं? तो वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ अ स्लाइट राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स ड्यू टू वेसोडाइलेशन इन सर्टन वेसल्स ऑफ द बॉडी। खाना खाने के बाद जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ता, बल्कि वो कम हो जाता है। वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि खून की जो नालियाँ होती हैं वो उस वक्त फैली होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो खून जो है वो फैल रही होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो खुराक होती है वो असल में जज़ब हो रही होती है, या खुराक का जो है वो डाइजेशन का अमल चल रहा होता है, तो उस दौरान डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर।
द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। इस टॉपिक के अंदर हम ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो हमें तब्दीलियां देखने में आती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, या ब्लड प्रेशर की क्या इक्वेशन होती है, या ब्लड प्रेशर का क्या फार्मूला है। तो ब्लड प्रेशर बराबर है कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये कार्डिक आउटपुट क्या होता है, पहले इसको समझ लें। कार्डिक आउटपुट जो है उसको कहते हैं यानी कि 1 मिनट में दिल कितनी मिकदार में खून पंप करता है और फिर खून को पूरे जिस्म में कितने टाइम में वो मुहैया करता है, इसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और इसको जो है वो सिंबल CO से जो है वो लिखा जाता है। दूसरा वर्ड है पेरिफेरल रेजिस्टेंट। ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर मज़ाहमत डालना। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? आर्टरीज के अंदर कोई भी मज़ाहमत खून को पूरे जिस्म में फ्लो करने से जो है वो दौरान जो पैदा होती है उसको कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये बात क्लियर होगी। ब्लड प्रेशर का अगर कोई फार्मूला आपसे पूछे या ब्लड प्रेशर जो है उसकी इक्वेशन पूछे तो आपने जो है उसको यही बताना है, ब्लड प्रेशर बराबर है कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इस फार्मूले से जो है वो हम ब्लड प्रेशर को निकाल लेते हैं। सेकेंड इज द कार्डियक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जो कि ऊपर ब्लड प्रेशर के अंदर आपने देखा है। अब अगर कोई ये कहे कि कार्डिक आउटपुट निकाल के बताओ कि आपके बॉडी का कार्डिक आउटपुट क्या है, तो उसको कैसे निकालना है? उसको निकालना है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट के बराबर है। अगर सवाल अगर पेपर में ये आए कि आपने जो है वो इतना ब्लड प्रेशर निकालना है तो आपके पास कार्डिक आउटपुट का होना ज़रूरी है। कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे आप? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट के साथ तो आपका निकल आएगा कार्डिक आउटपुट। फिर उसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे आप, कार्डिक आउटपुट के ऊपर वैल्यू डालेंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वैल्यू डालेंगे तो वो आपके पास रिजल्ट निकल आएगा ब्लड प्रेशर का। स्लाइड में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जो कि ब्लड प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बात शुरू करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्ट रेट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं? 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला है ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, सेकेंड इज द हार्मोन्स, थर्ड इज द फिटनेस लेवल्स एंड द लास्ट इज द एज। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर इनका लेवल ज़्यादा हो जाए या इनका लेवल कम हो जाए तो ये हर सूरत के ऊपर जो है वो फैक्टर्स करेंगे अफेक्ट करेंगे हार्ट रेट पर। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इसको SV से जो है वो लिखा जाता है। खून का हुजम जिसको हम मिलीलीटर्स भी लिखा जा सकता है। जब दिल के इजलास सिकुड़ते हैं तो सिकुड़ने के दौरान क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के ऊपर दबाव पड़ता है। जब वेंट्रिकल्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, दिल के इजलास सिकुड़ेंगे तो खून का जो ये बहाव होगा इसको हम SV यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम पर अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। पहला है हार्ट साइज। नॉर्मल साइज से अगर तो दिल का साइज बढ़ जाता है या दिल का साइज कम हो जाता है तो इन दोनों सूरतों के ऊपर ये असरअंदाज होगा स्ट्रोक वॉल्यूम पर। सेकंड इज फिटनेस लेवल्स। अगर इंसानी बॉडी अपने आप को फिट रखती है तो वो जो है वो भी असरअंदाज होगी। अगर वो फिट नहीं रखती तो वो भी असर रखेगी स्ट्रोक वॉल्यूम पर। थर्ड इज द जेंडर्स। मर्द और औरत दोनों के अंदर अपना अपना ब्लड प्रेशर होता है। बाज़ ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनमें औरतों का ब्लड प्रेशर मर्दों से ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें या कुछ ऐसी उम्र भी होती है जिनके अंदर मर्दों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा और औरतों में कम होता है। तो यानी कि जेंडर जो है वो भी अफेक्ट करती है स्ट्रोक वॉल्यूम पर। नेक्स्ट इज़ द कंट्रैक्टिलिटी। हार्ट की जो कंट्रैक्शन है, जो बीट है, वो भी असरअंदाज होती है स्ट्रोक वॉल्यूम पर। नेक्स्ट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि कितना 1 मिनट के अंदर दिल कितनी बार धड़क रहा है, वो भी जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम पर असर होगी। नेक्स्ट इज़ द प्री लोड EDB। ये EDB क्या होता है ये अभी बाद में जानते हैं। आफ्टर लोड रेजिस्टेंस यानी कि मज़ाहमत जो है वो भी असरअंदाज होती है स्ट्रोक वॉल्यूम पर। स्ट्रोक वॉल्यूम को मैंने अभी आपको बताया कि SV से लिखा जाता है। EDB इसके सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। EDB क्या होता है? EDB कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या लफ्ज़ है? E है एंड, D है डायस्टोलिक और V है वॉल्यूम, यानी कि डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो एंड होता है उसको लिखते हैं EDV।
जो कि तफरीक किया जाता है ESV से। ESV क्या है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बराबर है? EDV माइनस ESV, यानी कि डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो माइनस किया जाता है सिस्टोलिक वॉल्यूम से। तो इसके ये हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस तरह कार्डिक आउटपुट, जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर उसका फार्मूला पढ़ा है, कार्डिक आउटपुट बराबर है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो आपने कैसे निकालना है वो आपके सामने जो है वो उसका फार्मूला बता दिया गया है। स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर होता है EDV माइनस ESV। उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है हार्ट रेट के साथ, तो आपके सामने आ जाएगा कार्डिक आउटपुट। ब्लड प्रेशर कैटेगरीज। एक नॉर्मल और सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और बीमारी की सूरत के अंदर ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है और उसके अंदर क्या तब्दीलियां देखने में आती हैं, वो इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे। बात शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। एक नॉर्मल और सेहतमंद इंसान के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या उससे कम होना चाहिए। इससे ये मुराद है 100 से लेकर 120 तक अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसी तरह अगर उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से कम से ये मुराद है 60 से लेकर अगर 80 तक होगा तो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है एलिवेटेड। एलिवेटेड से ये मुराद है कि बुलंद। इससे ये कहा जाता है कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। क्या नॉर्मल से अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कोई ख़तरे की बात है या नहीं है? तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 129 तक होगा तो उसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसी तरह अगर 80 या 80 से कम, यानी कि 70 से लेके अगर 80 तक होगा तो उसको हम एलिवेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसका इलाज क्या होता है? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की अगर आपको खतरे की घंटी महसूस हो रही है तो आप अपनी खुराक की मदद से, फिर इसके साथ साथ वर्जिश की सूरत में अपने बॉडी को फिट रखते हुए एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ आप आसानी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो उससे क्या होता है? उससे अगला पॉइंट जो है वो जनरेट होता है, जो कि है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन की पहली स्टेज। हाइपरटेंशन की पहली स्टेज के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 तक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेकर 79 तक जो है वो आ जाता है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी स्टेज होती है। इसमें 140 या 140 से ज़्यादा, यानी कि 140 से लेकर 160 तक अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा तो वो हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज होगी। और इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और 90 से ज़्यादा, यानी कि 90 से लेकर 110 तक चला गया है या 90 से लेकर 120 तक चला गया है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज होगी। इसके बाद चलते हैं तीसरी स्टेज की तरफ, जो कि है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके अंदर आपको किसी ना किसी डॉक्टर से लाजमी से जो है वो कंसल्ट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से भी ज़्यादा होता है। अब ये देखते हैं कि इंसान को खुराक के साथ साथ दवाइयों की कब ज़रूरत जो है वो लेनी चाहिए या कब ज़रूरत महसूस होती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में। नॉर्मल पर्सन को अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की सिग्नल मिल जाते हैं तो उसको चाहिए कि अपनी खुराक की मदद से और वर्जिश की मदद से और डेली रूटीन की मदद को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखे, यानी कि नॉर्मल की तरफ लेकर आए। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं होता और वो स्टेज 1 की तरफ चला जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन की तरफ चला जाता है, तो भी उसको यही ख्याल रखना है कि अपनी एक्सरसाइज की मदद से, वर्जिश की मदद से, अपनी खुराक की मदद से और अपनी डेली रूटीन की मदद से इस स्टेज के ऊपर बरकरार रखे और साथ ही साथ जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस वक्त जो है वो दवाइयों की जो है वो कम खुराक इस्तेमाल करेगा। इसके साथ साथ अगर ये वक्त के साथ साथ इजाफा होता चला जाता है और मरीज़ हाइपरटेंशन स्टेज 2 की तरफ और फिर उसके बाद हाइपरटेंशन क्राइसिस की तरफ बढ़ जाता है, तो उसको लाजमी है कि वो वीकली या मंथली जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करे और अपना चेकअप रेगुलरली बेसिस के ऊपर अपना जो चेकअप है वो करवाए।
ब्लड प्रेशर के बाद दूसरा टॉपिक है पल्स और हार्ट रेट यानी कि नब्ज या दिल की धड़कन। इंसानी जिस्म में नब्ज की रफ्तार या दिल की धड़कन को हम खून की नाली यानी कि जो शरियानें होती हैं उनसे महसूस करते हैं। शरियान आर्टरी में पैदा होने वाली लहर भी दिल की धड़कन का हमें इजहार करती नजर आती है, जिसको बासानी जिस्म पर किसी भी जगह से आप पास या शरियान आर्टरी से जो है वो नब्ज को महसूस कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पल्स क्या होती है। द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू द सर्च ऑफ ब्लड फ्रॉम द बीट ऑफ द हार्ट। यानी कि वो यहाँ पर ये बता रहा है रिथमिक या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि शरियाने जो हैं उनका या तो रिथमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि सिकुड़ रहा है या वो फैल रहा है। वो सिकुड़ और फैल किस वजह से रहा है? क्योंकि जो खून का बहाव है उनकी वजह से कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रही है उसे जो आवाज़ या धड़कन पैदा होती है उसको हम नब्ज कहते हैं। द पल्स इज मोस्ट ऑफन measured by feeling the arteries of the wrist। अब हम इस पल्स यानी कि जो नब्ज होती है उसको कैसे महसूस कर सकते हैं? उनको हम अपनी शरियान के ऊपर फील करके उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालकर जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। देयर इज आल्सो अ पल्स आल्सो फॉर वीकर इन वेन्स। शरियानें जो होती हैं उनके अंदर बासानी नब्ज को महसूस किया जा सकता है, लेकिन वरीदों के अंदर थोड़ा सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें मुश्किल होती है, यानी कि वो काफ़ी कमज़ोर होती है नब्ज वरीदों के अंदर, तो वहाँ से महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Now we define the pulse rate, the number of times a heart beats per minute in a person's body। एक मिनट के अंदर इंसानी जिस्म में दिल कितनी बार धड़कता है उसको हम पल्स रेट कहते हैं। द रेट एट विच द हार्ट बीट्स यूजली measure टू obtain a quick evaluation of a person's health। ये जो पल्स रेट होती है यानी कि एक मिनट के अंदर कितनी पल्स आई है वो हमें ये बताती है कि इंसानी सेहत के ऊपर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। द नंबर ऑफ पल्सेशंस नोटेड इन अ पेरिफेरल आर्टरी पर यूनिट ऑफ टाइम। पल्स जो है वो हम पेरिफेरल आर्टरी की मदद से जो है वो नोट डाउन करते हैं और इसको पर यूनिट के टाइम के हिसाब के साथ जो है वो नोट डाउन किया जाता है। नेक्स्ट इज द हार्ट रेट, द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक वेंट्रिकल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। दिल के जो जो अजलात होते हैं स्पेशली जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक मिनट के अंदर कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि कितनी बार सिकुड़ते हैं, उस सिकुड़ने के अमल को जो है वो हम हार्ट रेट कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्स रेट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस आपको लाजमी से आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पल्स, नब्ज की इकसाम। पहली किस्म है रेडियल पल्स। स्लाइड को भी रीड करेंगे और साथ में रेडियल पल्स को समझने की भी कोशिश करेंगे। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। वेन्स कैरी ब्लड डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेम टिश्यूज बैक टू द हार्ट। ये वो बात है जो कि हम पहली दो वीडियोस के अंदर बार बार कर चुके हैं। यहाँ पर वो दोबारा से रिपीट कर रहा है, यानी कि आर्टरीज जिनके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ खून शामिल होता है, ये खून दिल से जो है वो तमाम बॉडी तक ले जाया जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को मिल जाती है। जब टिश्यू को ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल मिलता है तो उस एक मालिक्यूल के मुकाबले में वहाँ से एक मालिक्यूल निकलता है और वो मालिक्यूल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह वेन्स जिनको वरीदें कहा जाता है, इनमें ऑक्सीजन बहुत ही कम यानी कि ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ही मकदार में होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये वो नई टिश्यू से आती है जहाँ पर एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का गया है तो उसके मुकाबले में दूसरा मालिक्यूल जो उसने छोड़ा है वो किसका है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वरीदों में इकट्ठी होती चली जाती है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून जो है वो बाकी तमाम जिस्म से वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये वो बात है, ये वो कहानी है जो कि हम पहले कर चुके हैं। द आर्टरीज आर द वेसल्स with a pulse, a rhythmic pushing of the blood in the heart followed by a refilling of the heart chamber। दिल के जो वाल्व होते हैं, दिल के जो चैम्बर होते हैं, दिल के जो खाने होते हैं, वो जो बार बार रीफिलिंग होते हैं, उनके अंदर जो रफ्तार पाई जाती है, जो नब्ज पाई जाती है, वो इन शरियानों की मदद से, इन नालियों की मदद से हमें महसूस होती है।
To determine heart rate, one feels the beats at a pulse point like the inside of the wrist for the 10 seconds and multiply this numbers by 6. ये जो रेडियल पल्स है वो हम कैसे महसूस करते हैं? रेडियल मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर नाम से कुछ याद आ रहा है। रेडियल कहते हैं रेडियस बोन को, ठीक हो गया। यानी कि रेडियस जो बोन है, आपके हाथ की जो हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना, आपने इस वक्त अपने हाथ की जो फिंगर है या हाथ की जो उंगलियां हैं वहाँ रखनी है आपने रेडियस बोन के ऊपर, जैसे कि आपको नीचे तस्वीर में नज़र आ रहा है। रेडियस बोन के ऊपर आपने थोड़ा सा उसको जो है वो पुश करके यानी कि दबा के रखना है 10 सेकंड्स के लिए। तो उस दौरान आपको जितनी नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो महसूस होंगी उसको आपने काउंट कर लेना है, गिन लेना है, ठीक है। उसको गिनने के बाद उसको आपने ज़रब दे देनी है 6 से। जब आप उसको ज़रब देंगे तो आपको रेडियल पल्स जो है वो निकल आएगी। दिस इज़ द पर मिनट टोटल, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी जो है वो आपकी पल्सेस आई हैं, कितनी रफ्तार आपको जो है वो महसूस हुई है, कितनी नब्ज़ आपकी आई है, वो आपने काउंट कर लेनी है। उसको हम कहते हैं रेडियल पल्स। पल्स की दूसरी किस्म है रिस्ट पल्स। टू मेजर द पल्स एट द रिस्ट, place the index and middle finger over the underside of the opposite wrist below the base of the thumb. Press firmly with the flat fingers until you feel the pulse in the radial artery. रिस्ट पल्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रेडियल पल्स थी। इसमें क्या करना है कि दो फिंगर्स, इंडेक्स और मिडल फिंगर, हाथ की जो दो उंगलियां होती हैं, उनको आपने जो है वो रेडियल आर्टरी के ऊपर रखना है। अब ये रेडियल आर्टरी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस बोन के ऊपर से जो है वो रेडियल आर्टरी गुजरती है। तो वहाँ पर जो है वो आपने अपने दोनों फिंगर्स को रखना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, थोड़ा सा दबाना है। तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा रेडियल आर्टरी के ऊपर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रिस्ट पल्स का। तीसरी किस्म है आर्टीरियल पल्स, यानी कि शरियानों की जो है वो नब्ज़ की रफ्तार कितनी होती है। इन द ट्रांसिएंट एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज ड्यू टू इंटरनल प्रेशर चेंजेस विद इन द आर्टरीज। आर्जी तो सी, यानी कि शरियानों की जो आर्जी एक्सपेंशन होती है उनकी वजह से जो इंटरनल प्रेशर के अंदर जो चेंजेस रूनुमा होती हैं उनको हम कहते हैं आर्टीरियल पल्स। दिस पल्स मूव्स मच फास्टर देन द ब्लड इटसेल्फ। चौथी किस्म है वीनस पल्स। दिस इज़ द ट्रांसिएंट एक्सपेंशन ऑफ वेन्स ड्यू टू प्रेशर चेंजेस। आर्जी तो सी जो है वो वेन्स, वरीदों के अंदर प्रेशर की तब्दीली की वजह से जो देखने में आती है उनको हम कहते हैं वीनस पल्स। द वेनस पल्स कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कैनुला इनटू अ वेन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रेशर चेंजेस विया मर्करी मैनोमीटर। वीनस जो पल्स है उसको हम दो मेथड से जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला मेथड है कि वरीद के अंदर आपने कैनुला को ऐड करना है, तो उससे भी जो है वो वीनस पल्स काउंट हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि किसी भी वेन के ऊपर जो है वो मर्करी मैनोमीटर लगा दिया जाए और 1 मिनट तक उसके अंदर जायज़ा किया जाए कि वीनस प्लस जो पल्स है वो कितनी आई है। तो बात यहाँ पर याद रखने वाली सिर्फ इतनी है कि आर्टीरियल पल्स और वीनस पल्स क्या होती हैं। कोई भी आर्जी जो तस्सीह होती है किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर, उससे जो प्रेशर डिवेल्प होता है यानी कि जो इंटरनल अंदरूनी प्रेशर है उसको हम कहते हैं आर्टीरियल या वीनस पल्स। आर्टीरियल से मुराद है शरियानों के अंदर जो प्रेशर होगा वो, और वीनस से मुराद है जो कि वरीनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हैमरेज। इसको अंदरूनी खून का बहाव भी कहते हैं। खून की नालियों के फटने से खून का जिस्म के अंदर ही फैलना हैमरेज कहलाता है। एक बार स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ में इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। हैमरेज ब्लीडिंग और द एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। खून का एबनॉर्मल फ्लो करना इंसानी जिस्म के अंदर हैमरेज कहलाता है। एक तो फ्लो जिसका आप पहले से जिक्र कर रहे हैं वो कौन सा फ्लो है कि दिल से जो है वो खून की नालियों की मदद से इंसानी जिस्म तक पहुंचा और फिर दोबारा से इंसानी जिस्म से इकट्ठा होकर खून की नालियों की मदद से वापस दिल तक गया। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल फ्लो है ब्लड का। लेकिन अगर किसी वजह से ये नालियां रास्ते में फट जाती हैं तो उस फ्लो को हम कहते हैं abnormal flow of blood. The patient may have an internal hemorrhage that is invisible or an external hemorrhage that is visible on the outside of the body. Hemorrhage की दो इकसाम है। पहली किस्म है इंटरनल hemorrhage यानी कि अंदरूनी सतह पर। अगर इंसानी जिस्म के अंदरूनी साइड पर
कोई भी जो है वो खून की नाली फट जाती है और उस वजह से खून अंदर ही जो है वो फैल जाता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल हैमरेज। और दूसरी किस्म है एक्सटर्नल हैमरेज, जिसको बैरूनी हैमरेज भी कहते हैं। इससे ये मुराद है कि इंसानी जिस्म की कोई भी नाली जो कि बैरूनी सतह पर फटी है और हम उसे आँख की मदद से जो है वो देख भी रहे हैं, तो उस किस्म को कहते हैं एक्सटर्नल हैमरेज। ब्लीडिंग इनटू द स्प्लीन और लिवर इज इंटरनल हैमरेज। अगर खून की नालियाँ जो है वो स्प्लीन और जिगर के अंदर अंदरूनी सतह पर फट जाती हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये दोनों इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो इस किस्म ये किसकी एग्जाम्पल हुई, ये इंटरनल हैमरेज की। ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट ऑन द फेस इज एन एक्सटर्नल हैमरेज। अगर तो कान के अंदर कोई नाली फट गई है या फेस के ऊपर कट लग गया है, हाथों के ऊपर कोई कट लग गया है, तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सटर्नल हैमरेज है, क्योंकि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि खून की कोई नाली जो है वो कट लगा है, फट गई है और खून जो है वो बह रहा है। द टर्म हेमरेजिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक। हेमा का मतलब होता है ब्लड, एरोगोमेनेमी का मतलब होता है टू ब्रेक फॉर्थ अ फ्री एंड फोर्सफुल एस्केप ऑफ द ब्लड। यानी कि हेमरेज जो है वो यूनानी ज़बान से निकाला गया लफ्ज़ है, जो कि दो अल्फाज का कम्बिनेशन है। हेमो यानी कि हेमा, इसका मतलब होता है ब्लड। दूसरा लफ्ज़ है रेगनो नुमाई, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक फॉर्थ, यानी कि ब्लड जो है वो नालियों के अंदर से बाहर निकल गया है किसी फोर्स की वजह से, क्योंकि ये जो नालियां हैं वो किसी वजह से ही फटती हैं, बगैर किसी वजह के तो ये नालियां जो है वो नहीं फटेंगी ना। लेकिन क्या वजह हो सकती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हम ब्लड प्रेशर की बात हमने की कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो हेमरेज होने का खतरा जो है वो भी बढ़ सकता है। ब्लीडिंग टेक्निकली नोन एज हेमरेज और हेमरेजिक is the loss of blood और blood escape from the circulatory system। सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नहीं जाना तो वो वीडियो पहले लाजमी देख ले, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ब्लीडिंग क्या है, असल में ब्लीडिंग की वो ये डेफिनेशन बता रहा है कि ब्लीडिंग को हम हेमरेज या हेमरेजिक भी कहते हैं। इससे ये मुराद होती है कि इंसानी जिस्म में खून का ज़िया होना या खून का किसी वजह से लॉस हो जाना। Bleeding can occur internally where blood leaks from the blood vessels inside the body। ये बात हम पिछली स्लाइड के अंदर कर चुके हैं कि इंटरनली हेमरेज वो हेमरेज होती है जिसमें खून का बहाव जो है वो खून की नालियों से निकल कर इंसानी जिस्म के अंदर ही जो है वो बह जाता है। और एक्सटर्नली आइदर थ्रू आ नेचुरली ओपनिंग सच एज द विजाइना, माउथ, नोज, ईयर और एनस, और थ्रू आ ब्रेक इन द स्किन। अगर ये जो सारी जगह आपके सामने बताई गई हैं, विजाइना मुंह, ठीक है, माउथ, नोज, ईयर और एनस, ठीक है, या स्किन, ये ऐसी जगह हैं अगर यहाँ पर जो है वो कोई खून की नाली फटती है तो वो एक्सटर्नली हेमरेज कहलाएगी। और इससे क्या होगा कि हमें वो ये खून का बहाव जो है वो अपनी आँख की मदद से नज़र भी आएगा। The complete loss of blood is referred to as exsanguinations or desanguinations is a massive blood flow। ये exsanguinations या जिसको हम desanguinations भी कहते हैं, इससे यह मुराद होती है कि हेमरेज की वजह से बहुत ज़्यादा खून का बह जाना। एक तो नॉर्मल फ्लो होता है ना, नॉर्मल फ्लो के अंदर अगर कोई थोड़ा सा हेमरेज हो गया तो खून का बहाव जो है वो थोड़ा कम हो गया, तो लेकिन इससे क्या होगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड का जो है वो लॉस हो जाता है, खून बहुत ही ज़्यादा बह जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटेन्यूएशंस। Typically, a healthy person can reduce a loss of 10 to 15% of the total blood volume without serious medical difficulties, and blood donations typically takes 8 to 10% of the donor's blood volume। एक आम सेहतमंद इंसान जो है वो तकरीबन 10 से 15% जो है वो खून का जो हजम है वो तकरीबन बगैर किसी बीमारी की वजह से भी जो है वो लॉस कर लेता है। तो ये जो लॉस है वो किसी हेमरेज के अंदर नहीं आएगा, ये एक नॉर्मल लॉस होगा। और अगर कोई इंसान किसी दूसरे पर्सन को ब्लड जो है वो डोनेट करता है तो उसमें भी जो है 8 से 10% जो है वो अपना ज़िया कर देता है। तो ये ऐसा ज़िया होता है जो कि हेमरेज के अंदर नहीं आता, ये एक नॉर्मल जो है वो ज़िया होता है जिससे इंसानी बॉडी के अंदर जो है तकवीत होती है, जिससे नए सेल्स जो है वो जल्दी से बनते हैं। तो ये क्या है, ये एक हेल्थी जो है वो कंडीशन है। लेकिन अगर इस हेल्थी कंडीशन के अंदर अगर कोई बीमारी रूनुमा हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा हाइपरटेंशन का टेंशन बन जाता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाता है, तो उससे भी जो है वो खून का जो है वो ज़िया यानी कि खून की जो नाली है वो फट जाएगी और उससे खून का जो है वो ज़िया हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हेमरेज की एक जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी लाजमी किया करें।